स्टूडेंट्स, युवान कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पहले बात कर ली थी धातु व अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों की, धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों की, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं, उनकी हमने सबने बात कर ली। अब आज हम बात करेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है। तो धातुओं की प्राप्ति के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले खनिज। खनिज क्या होता है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करेंगे अयस्क। अयस्क क्या होता है? खनिजों से लाभकारी या लाभदायक धातुओं को प्राप्त करना अयस्क कहलाता है। यानी अयस्क क्या होता है? ये खनिज से ही मिलता है, लेकिन खनिजों में कई लाभकारी धातुएं होती है और उनको निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो लाभकारी धातुओं को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। अयस्क की हम जैसे बात करें, उदाहरण से हम समझेंगे अयस्क क्या होते हैं। जैसे पारे का अयस्क होता है, पारे का अयस्क HgS सल्फाइड अयस्क की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार कॉपर का होता है कॉपर पायराइटिस CuFeS2। ठीक है, तो ऐसे इनको बोलते हैं अयस्क। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे तीसरे टॉपिक की, जिसका नाम है अशुद्धि या गैंग। अशुद्धि या गैंग क्या होता है? तो हम बात कर लेते हैं। खनिज या अयस्क में मिट्टी, रेत आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं। इन पदार्थों को ही अशुद्धि या गैंग कहा जाता है। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति में हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि खनिज क्या होता है। तो खनिज की एक सामान्य परिभाषा ये भी होती है कि पृथ्वी पर खनन द्वारा जिनको प्राप्त किया जाता है, यानी ऐसी धातुएं जो खनन द्वारा प्राप्त होती है, ऐसे तत्वीय यौगिक जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। या पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। ठीक है ना। खनिज से क्या प्राप्त होते हैं? हमें अयस्क प्राप्त होते हैं। खनिजों से लाभकारी धातु प्राप्त करना अयस्क कहलाता है। ठीक है, इसके बाद खनिजों के साथ क्या होती है? अशुद्धियाँ भी होती है। अयस्कों के साथ भी अशुद्धियाँ चिपकी होती है। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो अयस्क क्या, अशुद्धि क्या होती है?
तो अशुद्धि होती है। खनिज या अयस्कों के साथ मिट्टी, रेत आदि चिपकी होती आदि पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों को ही क्या कहते हैं, अशुद्धि या गैंग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि धातुओं को कैसे प्राप्त करें, यानी उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो एक सक्रियता श्रेणी के आधार पे हम जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में हम क्या देखते हैं कि 3 प्रकार की धातुएं होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की धातुएं होती है। तीन प्रकार की धातुएं होती है। एक तो निम्न क्रियाशील धातुएं, एक होती है उच्च क्रियाशील धातुएं, एक होती है मध्यम क्रियाशील धातुएं। सबसे पहले उच्च क्रियाशील धातुएं, बीच में होती है मध्यम और निम्न क्रियाशील धातुएं। तो यहाँ तीनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी निम्न क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों, निम्न क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों से धातु कैसे प्राप्त करेंगे, मध्यम क्रियाशील धातुओं के अयस्कों से धातु कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए 2 विधियां चलती है, भर्जन और निस्तापन। उसी प्रकार उच्च क्रियाशील धातुओं को कैसे प्राप्त करेंगे, तो आइए सबके बारे में हम धीरे धीरे जानते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न क्रियाशील धातुओं की प्राप्ति या निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, उससे पहले कुछ धातु ऐसी भी होती है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और कुछ धातु ऐसी होती है जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है कॉपर है, Ag है, Au है, ठीक है ना। लेकिन कुछ धातु ऐसे भी है जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो संयुक्त अवस्था में जैसे कि ये Cu भी संयुक्त अवस्था में मिलती है और Ag भी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो निम्न क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं। तो निम्न क्रियाशील धातु कौन कौन सी, जैसे कि मैंने बताया तो मैं Hg, Ag, Au, Cu आदि निम्न क्रियाशील धातु है। तो इनको कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये प्रकृति में, जैसे कि हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है। जब इसकी अभिक्रिया किससे की जाती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई जाती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। तो क्या प्राप्त हो जाता है, मरकरी का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस मरकरी के ऑक्साइड से यानी HgO से इसको गर्म करके हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, हम मरकरी प्राप्त कर लेते हैं। प्लस हमें क्या प्राप्त हो जाती है, ऑक्सीजन। तो संतुलित करने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, हम 2, तो 2 लगाते हैं, हमें शुद्ध मरकरी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार हम निम्न क्रियाशील धातुओं का
निष्कर्षण करते हैं, यानी निम्न क्रियाशील धातुओं की प्राप्ति ऑक्साइडों को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे जो HGS लिख रहा है, यानी मरकरी का जो ये अयस्क है HGS, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये सल्फाइड अयस्क है, इसको सिनेबार के नाम से भी जाना जाता है, सिनेबार। ठीक है। उसी प्रकार हम मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। ठीक है। तो दूसरी विधि कौन सी पढ़ेंगे हम? मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब मध्यम क्रियाशील धातुओं का जो निष्कर्षण करेंगे हम, तो मध्यम क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होती है? तो मध्यम में जैसे कि हमने सक्रियता श्रेणी में देखा, जिंक है, फेरस है, एल्यूमिनियम है, लेड है, आदि के मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। तो हम जैसे जिंक की बात करें तो मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण करेंगे तो उसके लिए दो विधियां काम में आती है। एक होती है भर्जन, एक होती है निस्तापन। ठीक है। क्या होती है? इसमें होता है सल्फाइड अयस्क और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कार्बोनेट अयस्क। ठीक है। तो जैसे अपन जिंक की बात करें तो जिंक का सल्फाइड अयस्क क्या हो गया? ZNS। तो इसको अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ठीक है ना। जिससे क्या प्राप्त हो जाता है हमें? जिससे जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जिंक का कार्बोनेट अयस्क लेते हैं, जैसे ZnCO3, इससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? इससे हमें ZNO प्राप्त हो जाता है, यानी दोनों से ही जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं। यहाँ पर भी अधिक ताप ही होता है, लेकिन वायु की सीमित मात्रा होती है। अधिक ताप व इसको सीमित वायु में गर्म करते हैं, जिससे जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इधर भी जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। फिर जिंक ऑक्साइड को एक कार्बन अपचयक लेकर उसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें शुद्ध जिंक धातु प्राप्त हो जाती है। तो हम आज समझेंगे भर्जन और निस्तापन को। तो सबसे पहले हम बात करें भर्जन की। तो भर्जन किसे कहते हैं? सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से जो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है उसे भर्जन कहा जाता है। जैसे कि तो जिंक धातु तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में होता है। इसकी अभिक्रिया यानी अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई जाती है। अधिक ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसके जिंक सल्फाइड को गर्म किया जाता है। तो इसको गर्म करते हैं, तो हमें जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है।
ये एक गैस है, यानी हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। यह क्रिया ही क्या कहलाती है? भर्जन। अब हम बात करेंगे निस्तापन की, तो इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरी विधि है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? तो कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। हम मध्यम क्रियाशील धातु में जैसे हम जिंक का अयस्क ले लेंगे तो जिंक कार्बोनेट, जिसको सीमित वायु की उपस्थिति में, यानी वायु की बहुत कम मात्रा है उसके ऊपर अधिक ताप पर गर्म कर रहे हैं, अधिक ताप पर गर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि मध्यम क्रियाशील धातु में जिंक धातु लेकर जिंक धातु में भर्जन और निस्तापन की प्रक्रिया में, भर्जन में तो जिंक सल्फाइड का अयस्क लेते हैं और निस्तापन में जिंक कार्बोनेट का अयस्क लेते हैं। इसको कैलामाइन के नाम से भी जाना जाता है। जिसको अधिक ताप पर अभिक्रिया कराने से जिंक ऑक्साइड दोनों तरफ से हमें प्राप्त हो गया। अब हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है, तो धातु की प्राप्ति कैसे करेंगे? दोनों जिंक ऑक्साइड से, यानी कि जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करा देंगे? कार्बन से करवाई जाती है अभिक्रिया। कार्बन क्या है? एक अपचायक होता है। कार्बन क्या होता है? अपचायक। अपचायक के रूप में हम उच्च क्रियाशील धातु भी ले सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, इनको भी हम अपचायक के रूप में काम में ले सकते हैं। यहाँ पे अपचायक के रूप में कार्बन को लिया जाता है। कार्बन की जैसे अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें शुद्ध जिंक धातु और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार जिंक ऑक्साइड से जिंक धातु हम प्राप्त कर रहे हैं। अब हम तीसरी विधि की बात करेंगे। हमने अब तक पढ़ लिया निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब हम पढ़ेंगे उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। बीच में उच्च क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, थर्मिट अभिक्रिया। क्या होती है थर्मिट अभिक्रिया? तो इसका यूज होता है थर्मिट अभिक्रिया का रेल की पटरियों को जोड़ने में। व मशीनी पुर्जों को जोड़ने में। ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? जब आयरन सेकेंड ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम धातु से की जाती है तो उत्पाद के रूप में एल्यूमिनियम ऑक्साइड व आयरन प्राप्त होता है।
बस आयरन प्राप्त होता है तथा कुछ मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। ऐसी अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से हटा दिया गया। यानी जब आयरन सेकंड ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम धातु से की जाती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन प्राप्त होता है, कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है। इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं।